जी आज स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 है हमारा केमिकल। Today we will discuss ionization energy. Ionization energy. जी हाँ, ionization energy is very important topic. First of all, we will discuss what is meant by ionization energy. Ionization energy. Minimum amount of energy. Minimum amount of energy which is used in a use simple से कह सकते हैं minimum amount of energy required to raise an atom from gaseous state. Minimum amount of energy required to raise atom from gaseous state. The minimum amount of energy is called ionization energy. Simple wording में हम इसको और कैसे explain करेंगे? Minimum amount of energy required to raise an atom from gaseous state and it is converted into a positive ion. This is called ionization energy. For example, इसमें हम एग्जांपल देते हैं आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम का मतलब अलग-अलग कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जिसमें मैं एग्जांपल देता हूँ सोडियम की। सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। सोडियम के बच्चों फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम के बाद सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका जो के शेल है इलेक्ट्रॉन एल में 8 और एम में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है कि जैसे हम इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करें, जैसे हम इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ से एक इसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जब इसको हमने एनर्जी प्रोवाइड की और आउटर मोस्ट शेल से जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, then it is converted into a cation. इसमें कन्वर्ट हो जाएगा केटाइन में। जिस तरह हम इसको यूं लिख सकते हैं कि सोडियम एटम जैसे जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे then it is converted into a cation. अब इस एटम से आयन में कन्वर्ट करने के लिए हमने एनर्जी प्रोवाइड की। जब हम इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करता है, मूव करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा तो देन
एटम इज कन्वर्टेड इनटू आयन, एटम किस में बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा आयन में। ये मेरे पास समझाइए। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो है, एक चीज पता होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करती है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब सोडियम का एटम है, मैं कह रहा हूँ कि हमने एनर्जी प्रोवाइड की, जब इसके अंदर बच्चों एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है तो इट्स मीन हीट ऑफ रिएक्शन का साइन क्या होगा पॉजिटिव। आप लोगों ने पढ़ा था, याद होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन in which energy will be evolved, जिसमें एनर्जी इवॉल्व होगी उसे हम क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब होती है उसे हम क्या कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके अंदर हमने एनर्जी को प्रोवाइड की, इसका मतलब सोडियम एटम में एनर्जी ऐड हुई, जिसकी वजह से इसने फौरन इलेक्ट्रॉन को लूज करवा दिया, इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, then it is converted into a positive ion. This is called first ionization energy of sodium. ये सोडियम की बच्चों क्या होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन, हाँ ये सोडियम की क्या होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। वंस अगेन सुन लें, मैंने आपको क्या बताया, आज हमने आयोनाइजेशन एनर्जी देखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक हम लोग चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग में भी बच्चों पढ़ रहे हैं, और जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे चैप्टर नंबर 1 जो होगा पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, उसमें भी आयोनाइजेशन एनर्जी का ये टॉपिक आएगा। और प्रीवियस क्लासेस में भी आपने 9th में भी आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी। अब यूं समझ ले व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल ये सोडियम का एटम है, ये जो मैंने हाथ में मार्कर पकड़ा है, इट्स मीन सोडियम का एटम। जैसे हमने इसके एनर्जी प्रोवाइड की, जैसे एनर्जी इसने एब्सॉर्ब की, अब इसके शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये सोडियम का एटम, जैसे हमने बच्चों की एनर्जी प्रोवाइड की, ये इलेक्ट्रॉन फौरन लूज हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव होगा, then it is converted into a positive ion। क्लियर हो बात। 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तभी हम इसे क्या कहेंगे, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +1। अगर सपोज इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन का बच्चों लॉस होता, चार्ज क्या आता +2। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी को डिसाइड कैसे करेंगे। अब एनर्जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे। जो सोडियम एटम है न्यूक्लियस का और बच्चों आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस मैक्सिमम ज्यादा नजर आ रहा है। जब डिस्टेंस लार्ज होगा तो हमें थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर सपोज इसमें नंबर ऑफ शेल्स और ज्यादा होते, किसी और एटम एलिमेंट की एग्जांपल आप दें जिसमें नंबर ऑफ शेल्स सोडियम से ज्यादा हो, उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना और इजी हो जाएगा। इतनी बात मेरी समझ आ रही है। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है, जो न्यूक्लियस के जितना इलेक्ट्रॉन्स नियर होंगे उस पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। जो जितना न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होता जाएगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बच्चों क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इज इट क्लियर। अच्छा, सोडियम एटम का मैंने बताया आपको। इसी तरह इसमें से हम कहते हैं सोडियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम एटम है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बच्चों कितने हैं 11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 11, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 23 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन से कंसर्न है
वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसकी हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 496 किलो जूल पर मोल। इसके साथ मैंने बच्चों प्लस का साइन लगाया है। क्यों प्लस का साइन लगाया है? प्लस का साइन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। हीट गोज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, बट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन heat comes from surrounding to system। इसमें क्या होता है, एनर्जी हमने प्रोवाइड की, एनर्जी एब्सॉर्ब हुई, जिसकी वजह से बच्चों हीट ऑफ रिएक्शन में पॉजिटिव साइन आ रहा है। किस चीज को शो कर रहा है, एनर्जी की एब्सॉर्प्शन को। इतनी बात समझ आई मेरी? ओके। उसके बाद सोडियम के बाद एक और एग्जांपल दे देते हैं। अब इसी एग्जांपल को सोडियम की जगह मैं एक और एलिमेंट एग्जांपल देता हूं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है G12 और इसका मास होता है 24। फर्स्ट शेल में ये सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट शेल में, लास्ट का मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतनी समझ आ गई आपको? आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम एटम को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, मैग्नीशियम एटम में से अगर मैं कहता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं, तो देन इट इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम +1। अब इसी मैग्नीशियम +1 में 1 इलेक्ट्रॉन का ओ लॉस किया तो मैग्नीशियम Mg+2। 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो बच्चों इसकी एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। सेकेंड, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी हम लोगों ने बच्चों प्रोवाइड की, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड को निकालना है तो हमें उससे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दिस इज कॉल्ड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। अब जैसे आपने इसमें से डायरेक्ट, या मैं एक दफा ही लिख देता हूँ इसी को, अगर हम मैग्नीशियम को में से डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो मैग्नीशियम में से जैसे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू Mg+2। अब इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब मैं कहता हूँ अगर सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करवा दिया आपने और ये भी, तो Mg+2 में कन्वर्ट हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब मैं कहता हूँ जो स्टेबल है इसका शेल नजर आ रहा है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से अगर आपने इलेक्ट्रॉन को बच्चों रिमूव करवाना है तो हमें इस एनर्जी से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाकर इलेक्ट्रॉन को हम इजीली क्या कर सकेंगे, रिमूव करवा सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड को रिमूव करवाने के लिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, किसी और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन। अगर आप कहते हैं मैंने इसमें से सारे इलेक्ट्रॉन ही रिमूव करवा देने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज कितनी होंगी, 12। हम कहते हैं इसकी आयोनाइजेशन एनर्जीज होंगी, इसकी कितनी होंगी, इसकी जस्ट ओनली 11। 11 कैसे, 1 को इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए कितनी एनर्जी प्रोवाइड की, उसके बाद सोडियम का आयन क्या हो गया, स्टेबल हो गया।
स्टेबल में से अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तब हमें एनर्जी का लेवल मैक्सिमम टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। जब बच्चों हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब स्टेबल को भी हिलाकर हम उसमें से भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो हीट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा बच्चों? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा कि व्हाट इज मेंट बाय आयनाइजेशन एनर्जी, minimum amount of energy required to raise an atom from gaseous state and it is converted into a positive ion. This is called ionization energy. Clear हो गई बात? बारी बारी। हाँ, इलेक्ट्रॉन को बच्चे हमने एट अ टाइम नहीं हम रिमूव करते, इलेक्ट्रॉन को हम वन बाय वन रिमूव करेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब ये नहीं होगा कि हम इस पे इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें कि एटम में से सारे इलेक्ट्रॉन्स को ही रिमूव करवा दें। मैंने इसलिए तो वन बाय वन बताया कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरे को करवाएंगे तो सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। इतनी बात समझ आ गई है? तो आप लोग बच्चे अटेंटिव रह के जरा सुने तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें जो नजर आ रहा है हीट ऑफ रिएक्शन का मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, इसका भी हो गया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कोई बच्चा बताएगा? एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। हमें कैसे पता चला? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक मास होता है 27। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 8 और लास्ट में 3। इसका मतलब जब एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ एल्युमिनियम प्लस 3 आयन। एल्युमिनियम 3 आयन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसमें भी हम इलेक्ट्रॉन को वन बाय वन भी निकाल सकते हैं। अगर एल्युमिनियम से पहले सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो वो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम होगी। फिर सेकंड करवाते हैं तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम, दोबारा रिमूव करवाएंगे तो थर्ड आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम। ज्यादा बेटर है कि वन बाय वन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जिस तरह बच्चा कहता कि सोडियम में मैंने 11 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने हैं तो 11 को एट वंस नहीं करवा सकते। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एट वंस आप रिमूव इसलिए करा सकते हैं कि अगर हम उसके अमाउंट के बराबर यानी उसकी एनर्जी अगर हम उसके लेवल की प्रोवाइड करें तब हम इलेक्ट्रॉन को बच्चों इजीली रिमूव करवा सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? सबसे बड़ा जो फैक्टर है मैंने भी पहले भी डिस्कस किया, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जिसकी बच्चों फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा मैक्सिमम अट्रैक्शन होगी, साइज स्मॉल होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना क्या होगा? इजी होगा या टफ होगा? साइज स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना बहुत डिफिकल्ट होगा। उसकी रीजन क्या है? न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप क्या होगी? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको वो इजीली हम ब्रेक नहीं करवा सकेंगे। जिसका जितने नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, शेल इंक्रीज होते जा रहे हैं, न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। जब बच्चों ग्रिप वीक हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। इसके बारे में मैं शॉर्ट सी एग्जांपल बच्चों को ये देता हूँ कि आप यूं समझ लें, अगर बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ये समझ लें हमारे पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो ये बच्चे हैं। न्यूक्लियस की
इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी सी क्या हो गई है, वीक हो गई। और बड़ा हो गया, ग्रिप अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो गई और इंक्रीज हो जाता है यहाँ तक। और बड़ा हो गया, पढ़ लिख के डॉक्टर या इंजीनियर बन गया, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी और वीक। जब उसकी ऑलरेडी समझ लो वो मैरिज, उसकी शादी हो जाती है, तो वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में रिवॉल्व कर रहा होता है कि कुछ भी कहा यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर देता है, फिर मूव कर देता है। तो यही बात समझ लें आप, जो न्यूक्लियस के बच्चों जितना ज़्यादा नियर होगा उसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा उसको थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो इजीली क्या हो जाएगा, वहाँ से रिमूव हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई है? ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है कि आपके पास जो हमारे इसमें बच्चों फैक्टर्स आ जाते हैं। हाँ जी, जो हमारे इसके अंदर फैक्टर्स आते हैं जिसमें आपके पास हम कहते हैं कि इसका ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड्स में क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का जो टॉपिक है ये भी लॉन्ग में बहुत कम चांसेस है, शॉर्ट में ज़्यादा आता है। व्हाट इज मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी, राइट डाउन इट्स ट्रेंड एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इट। अब इसके बाद आगे जो फर्दर है इसका ट्रेंड कि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी का क्या इफेक्ट आता है और लेफ्ट टू राइट क्या आता है। हमने एटॉमिक साइज बच्चों पढ़ा था। एटॉमिक साइज में आपने पढ़ा टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब इसी तरह हम देखते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। हाइड्रोजन का साइज स्मॉल साइज, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे ये सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम न्यूक्लियस है और इनके न्यूक्लियस के आउटर न्यूक्लियस, सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं और उसके आउटसाइड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मैं कहता हूँ इसके आउटर मोस्ट शेल में इसका साइज स्मॉल है, तो न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। साइज स्मॉल होगा तो बच्चों फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जब साइज लार्ज होगा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वीक होगी। अब यहाँ पे देखें इसका साइज बहुत स्मॉल है जिसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसके इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकें। इसमें एनर्जी थोड़ी सी कम और कम और कम और कम और कम। इसको तो बिल्कुल हम थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, top to bottom ionization energy will be decreases due to increase atomic size, due to increase atomic size। ठीक है, एटॉमिक साइज बच्चों इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी हम कम भी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को आप इजीली रिमूव करवा सकते हैं। अब इसी तरह मैं अगर किसी एक पीरियड की एग्जांपल देता हूँ,
थर्ड पीरियड की जिसके अंदर सोडियम, ठीक है, सोडियम की एग्जांपल दे दें, या फिर सेकंड पीरियड की आप एग्जांपल दे दें जिसमें BCNOF आता है, BCNOF, बोरॉन फैमिली। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर कल भी मैंने बताया था 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। बोरॉन का एटॉमिक साइज लार्ज है, बोरॉन का एटॉमिक साइज बच्चों लार्ज होता है। उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसका साइज आपको फील हो रहा होगा कैमरे में एक जैसा, लेकिन इनके साइजेस में बच्चों डिफरेंस है लेफ्ट टू राइट। इसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। लेफ्ट टू राइट atomic sizes will be decreases, left to right atomic sizes will be decreases। आ रहा है नजर आपको? लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती जा रही है बच्चों? इंक्रीज हो रही है। जब न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एटॉमिक साइज की वैल्यू क्या होती जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी? हाँ जी, एटॉमिक साइजेस की वैल्यू क्या होती जाएगी? एटॉमिक साइज की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया आपको? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन अब टाइम शॉर्ट है, इसी को हम रिव्यू कर लेते हैं। कल इसको अच्छे तरीके से रेडी कीजिएगा आप, ठीक है। और जो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं समझ आ रही है, तो बेटा इसमें तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि ना समझ आए। आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में मैंने समझाई है आपको कि आपने इसमें करना क्या है। इसमें डेफिनेशन लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है और इसका ट्रेंड लिखना है, ठीक है। 3-4 चीज़ें मेन की पॉइंट्स आपको मस्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, मेरे स्टूडेंट्स बॉयज़ को भी क्लियर हो गया है, गर्ल्स आप लोग भी बच्चे देख लें, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से ज़रा आप लोगों ने करना है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने अभी जो टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, 3 टॉपिक्स को हम लोगों ने देखा। नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था एटॉमिक साइज पढ़ा, ठीक है, एटॉमिक साइज। उसके बाद हमने आयोनिक रेडियस पढ़ा, आयनिक रेडियाई कैलिब्रेशन। उसके बाद आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी को देखा, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई बच्चा यूनिट बता सकता है? किलो जूल पर मोल। इसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी हमेशा हम क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? पॉजिटिव। हीट ऑफ रिएक्शन जब पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों इसका रिवर्स हो जाएगा। इसमें हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन गेन होगा और एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। जब डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों नेगेटिव होगी तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। आज एक सिंपल सा शॉर्ट सा टॉपिक मैंने करवाया है, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको बच्चों बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है। डेफिनेशन, रिएक्शन, और आप इसमें ज़रूरी नहीं है कि सब एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एनर्जी को हिफ्स कर लें। सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, कम से कम ये 3 एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। हो जाएगा इतना क्लियर? ठीक है। इसको बच्चों बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा आप।
चैप्टर नंबर 6 जो है आपका इम्पोर्टेंट है और इस पे बच्चों थोड़ी एफर्ट भी करनी पड़ेगी। पहले कुछ जो चैप्टर्स थे वो तो कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल एक किस्म का इजी टॉपिक से। असल मैंने फर्स्ट डे भी बताया था, असल केमिस्ट्री ये है जिसमें जब आप वेस्पर वीबीटी एमओटी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे देन आपको केमिस्ट्री की ग्रेस उस वक्त ही पता चलेगी। क्लियर हो गई बात? चलें ठीक है, बाकी कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। और अगर किसी को स्पीड का फील होता है कि स्पीड फास्ट है या ज़्यादा ही स्लो है तो वो आप सर को फिर कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। Thank you.